ब्रिटेन में ऋषि सुनक की हार हुई है और ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भारतीय की कहीं पर भी हार होती है तो हमारे भारत में भी कई लोगों को खुशी ही होती है कि चलो एक भारतीय तो हारा। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपने ही अपनों को काटने के लिए बैठे हैं। खैर, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक ही रहने देते हैं, पर्सनल लेवल पर नहीं जाते हैं। तो ऋषि सुनक की हार हुई है और अच्छी खासी बड़ी हार हुई है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक गौ माता को पूजा करने वाला व्यक्ति गौमांस खाने वाले देश में कैसे हार गया। दरअसल भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कभी वेश्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी। लेबर पार्टी की संसद की 650 में से 410 सीटें इनको मिली हैं। स्टारमर अब ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पर्सनालिटी सुनक से एकदम उल्टी है। भारतवर्षीय सुनक जहां पर खुद को धार्मिक बताते रहे, वही स्टारमर भगवान में यकीन नहीं करते। वे सुनक की तरह अरबपति भी नहीं है। दरअसल 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में पत्नी और कुत्ते के साथ पहला कदम रखते हैं। उन्हें पार्टी की अंतरकलह की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। ठीक 620 दिन के बाद 5 जून 2024 को सुनक लंदन की उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने परिवार के साथ बाहर आकर अपनी हार कबूल कर रहे हैं। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद चुनाव में हार मिली। इसकी वजह पार्टी की उसी अंतरकलह को बताया जा रहा है जो उन्हें सत्ता में लेकर आई थी। चुनाव से पहले ही सरकार में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी थी। साल भर में 3 मंत्रियों और 78 सांसदों ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लगातार 14 सालों सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी की हालत ऐसी कैसे हुई? सुनक ने पीएम रहते आखिर क्या गलतियां करी जो पार्टी को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी? इसकी कुल 5 बड़ी वजह हैं जो निकलकर सामने आ रही है। पहली वजह तो यही है कि सुनक की लग्जरी लाइफ। मतलब जुलाई 2023 में सुनक स्कॉटलैंड के दौरे से लौटकर बीबीसी रेडियो को इंटरव्यू दे रहे थे। तभी प्रेजेंटर ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप हमेशा क्लाइमेट चेंज रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर यात्रा के लिए भी आप प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी तो कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन निकलता ही है। इस सवाल पर सुनक नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। अच्छा होगा कि आप इस मसले पर सवाल करने से ज्यादा इसके हल पर बात करें। यह पहली बार नहीं था जब सुनक के महंगी लाइफस्टाइल पर सवाल उठे। उनके वित्त मंत्री रहते हुए भी कई बार उनकी अपनी महंगी लाइफस्टाइल को लेकर आलोचनाओं का वो शिकार हुए थे। जैसे 2020 में वे 20,000 रुपए के कॉफी मग के साथ स्पॉट हुए थे। सुनक ने 2022 में एक हफ्ते के अंदर प्राइवेट जेट से ट्रेवल के लिए 5 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी पैसा खर्च कर दिया था। इसके चलते विपक्ष उन पर टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है कि ब्रिटेन की जनता महंगाई की मार झेल रही है और ऋषि सुनक आम जनता के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वहीं सुनक की पत्नी को ब्रिटेन की बिल गेट्स कहा जाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में सुनक और अक्षता की संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपए का इजाफा कर चुकी है। उनकी कुल संपत्ति बढ़कर अब 68,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। सुनक और अक्षता ब्रिटेन के महाराजा से भी अमीर हैं। सबसे आयरॉनिक बात तो ये, अक्षता मूर्ति आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। प्रतिशत की हिस्सेदारी के हिसाब से बात करें तो अक्षता के पास इंफोसिस की 0.91% की हिस्सेदारी है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 4,500 करोड़ रुपए है। लेबर पार्टी में सुनक और उनकी पत्नी की संपत्ति में हुए इजाफे को चुनाव में अहम मुद्दा बनाया गया। अक्षता मूर्ति पर लेबर पार्टी टैक्स चोरी का आरोप भी लगाती रही है। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के दौरान भी उन पर यह आरोप लगाए गए थे। दरअसल अक्षता मूर्ति ने ऋषि सुनक से शादी के बाद भी भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है। इसके चलते उन्हें ब्रिटेन के बाहर होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इस मुद्दे को लेकर सुनक पार्टी के अंदर भी सवाल का जवाब दे नहीं पाए हैं। वैसे पिछले साल अक्षता मूर्ति की संपत्ति और टैक्स में चोरी का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा था। इसके बाद सुनक को इससे जुड़े सवालों का संसद में जवाब देना ही पड़ा था। इस मुद्दे के संसद में उठने के बाद आईटी कंपनी इंफोसिस के शेयरों में 10% की भारी गिरावट देखने के लिए मिली थी। इसके चलते अक्षता मूर्ति को एक दिन में करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। द गार्जियन के मुताबिक सुनक की रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को उनकी अमीरी की झलक भी दिखती है। इससे लोगों के मन में ये संशय बना रहता है कि सुनक उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं सकते, जो उनकी हार में एक बहुत बड़ी वजह भी बना। दूसरी वजह जो सामने आती है वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी है। दरअसल ब्रिटेन में 70 साल के इतिहास में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा है। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। पर ये नौबत आई कैसे, ये जानने के लिए आपको करीब 3 से 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात है साल 2020 की। दुनिया कोरोना के जाल में फंसी हुई थी।
ब्रिटेन की सरकार इससे बच निकलने के लिए योजना बनाती है। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए 280 बिलियन पाउंड यानी करीब 29 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। उस वक्त सुनक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वित्त मंत्री थे। पूरी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। हालांकि सरकार ने ये पैसे अपनी जेब से नहीं दिए थे, इसके लिए कर्ज लिया था। इसके पीछे सोच ये थी कि कर्ज बहुत कम 0.1% की ब्याज दर पर लिया गया है। इकोनॉमी के पटरी पर आते ही इसे चुका दिया जाएगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बदले में अमेरिका की अगुवाई में यूरोप के देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां गैस और तेल के दाम आसमान छूने लगे। महंगाई दर बढ़कर 5% से भी ज्यादा हो गई। लोगों के लिए जरूरत का सामान खरीदना मुश्किल हो गया। सरकार ने इस एनर्जी संकट से निपटने के लिए फिर उधार लेकर 400 बिलियन पाउंड खर्च किए। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी। इससे महंगाई तो कम हुई, पर ब्रिटेन की सरकार ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ गया। ब्याज दरें बढ़कर हो गई 5% से ज्यादा। सुनक की सरकार कर्ज पर सालाना 40 बिलियन पाउंड चुका रही थी और वो बढ़कर 100 बिलियन पाउंड हो गया। ब्याज दरें बढ़ने की वजह से सरकार के पास लोगों की जरूरतों, देश की सुरक्षा, हेल्थ सिस्टम पर खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। इससे सुनक सरकार ने लोगों पर खर्च कम कर दिया, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी। इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा भी इकोनॉमी ही बना। तीसरी वजह है पार्टी की अंदरूनी कलह। दरअसल 23 जून 2016 को ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 52% लोगों ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया और 48% ने विरोध किया। समर्थन करने वालों का मानना था कि ब्रिटेन के ईयू का मेंबर होने की वजह से उनके देश में बाहरी लोगों की तादाद काफी बढ़ रही है, बाहरी उनकी नौकरियों को भी खा रहे हैं। ब्रेक्जिट पर आए फैसले के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। ब्रेक्जिट को लेकर उनकी सोच पार्टी लाइन से अलग थी। कंजर्वेटिव पार्टी में ज्यादातर नेता ब्रेक्जिट चाहते थे। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। उन्हें ब्रेक्जिट को इस तरह लागू करवाना था कि इससे देश की इकोनॉमी कमजोर ना पड़े। दरअसल ईयू का मेंबर होने के चलते ब्रिटेन को यूरोप के देशों के साथ व्यापार में कई तरह की छूट मिलती थी। यह ब्रेक्जिट के बाद खत्म होने वाली थी। लेकिन ब्रेक्जिट की शर्तों पर थेरेसा को विपक्ष तो दूर, खुद अपनी पार्टी से ही समर्थन नहीं मिला। पार्टी गुटों में बढ़ गई और थेरेसा को भी एक समय के बाद में इस्तीफा देना पड़ा। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन की बागडोर आई बोरिस जॉनसन के हाथ में। इन्होंने ब्रेक्जिट के दौरान प्रवासियों के खिलाफ खूब बयानबाजी करी। हालांकि बोरिस भी ज्यादा वक्त तक सत्ता में टिक नहीं पाए। वे एक के बाद एक स्कैंडल में घिरने लगे और 2020 में जब दुनिया और ब्रिटेन के लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में कैद थे, तब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी कर रहे थे। वे पार्टी बोरिस के 56वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी ने रखी थी। इसमें ऋषि सुनक और जॉनसन गुट के कई कंजर्वेटिव नेता मौजूद थे। जब ये मामला संसद में उठा तो जॉनसन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद उन पर 4 बार संसद को गुमराह करने का आरोप भी लगा। इसके अलावा बोरिस जॉनसन पर यौन शोषण के आरोप को डिप्टी चीफ व्हिप बनाने का भी आरोप लगा। बोरिस ने अपना बचाव कर कहा कि वे आरोपों के बारे में नहीं जानते थे, हालांकि वे झूठे साबित हुए। बोरिस जॉनसन पर क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप के फ्यूनरल से पहले भी एक शराब पार्टी करने का आरोप लगा। इसका खुलासा होने के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बना ली। पार्टी में फूट बढ़ने लगी और उन्हें 2022 में इस्तीफा देना ही पड़ा। बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन की कमान लिज ट्रस को मिली। इस वक्त तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी थी। ट्रस ने वादा किया कि वे बिना टैक्स बढ़ाए उसे पटरी पर ले आएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मिनी बजट लॉन्च कर टैक्स बढ़ा दिया। इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी क्रैश होने लगी। कड़ी आलोचना के बाद में उन्हें अपने मिनी बजट पर यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री रहने के 44 दिनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। हालांकि ऋषि सुनक पार्टी नेताओं की पहली पसंद कभी नहीं थे। उनकी नीतियों को लेकर पार्टी के अंदर ही कई मौकों पर सवाल उठे थे। सुनक के 3 मंत्रियों ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में फूट खुलकर सामने आने लगी और उसके बाद उन्हें 6 महीने पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। चौथी और सबसे बड़ी वजह थी एंटी इनकम्बेंसी, जो हमारे यहां भी कई बार देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 सालों से सत्ता में बनी हुई। पार्टी ने पिछले 14 सालों में अब तक 5 प्रधानमंत्री बनाए हैं। साल 2010 में डेविड कैमरन कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री के तौर पर जीते थे। इसके बाद साल 2015 में उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने दूसरी जीत हासिल करी थी। थेरेसा ने 7 जून 2019 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 दिसंबर 2022 को बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कोई भी मंत्री यहां पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। बार बार प्रधानमंत्री के बदले जाने से भी जनता के बीच में कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर
ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी। जनता में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति जो ये भरोसा टूटा, उससे लोगों के बीच में एक साफ सत्ता विरोधी लहर जो थी वो पैदा हो गई। पांचवी और सबसे अहम वजह है सुनक के वोट काटने वाले नाइजल फराज। दरअसल नवंबर 2018 में ब्रिटेन की राजनीति में एक नई रिफॉर्म यूके पार्टी की एंट्री हुई। इस पार्टी के कर्ता धर्ता कट्टरपंथी नेता नाइजल थे। उन्होंने ब्रेग्जिट के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। ब्रेग्जिट भले ही सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी करा रही थी, पर उसकी सारी कमान नाइजल फराज के ही पास थी। उनका पूरा कैंपेन यूरोपियन यूनियन के बाहर आने के समर्थन में ही था। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके दोनों ही पार्टियों की नीतियां लगभग एक जैसी थी। नाइजल फराज की बढ़ती लोकप्रियता सुनक के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई। सुनक ने उन्हीं की लोकप्रियता से डर के समय से पहले 6 महीने पहले ही चुनाव करवाया। हालांकि इसके बावजूद वे रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट काटने से नहीं रोक पाए। वहीं बात करें कीर स्टारमर की, तो साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे और अब यही ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीबीसी के मुताबिक उन पर आरोप है कि उन्होंने एक एक कर पार्टी में कट्टर वामपंथी नेताओं को किनारे कर दिया है। आरोप लगाने वाले नेताओं में डायन एबॉट, फैजी शहीन और लॉयड रसेल मोएल जैसे नाम शामिल हैं। लेबर पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि वामपंथ के अधिक करीब होने और गाजा युद्ध में इजराइल की आलोचना करने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। स्टार्मर ने लेबर पार्टी के कद्दावर नेता रहे जेरेमी कॉर्बिन तक को टिकट नहीं दिया। कॉर्बिन का हाल ही में यहूदी विहीन बयान देने पर आरोप लगे थे। कॉर्बिन साल 1983 से लगातार लिंगस्टन नॉर्थ सीट पर सांसद बनते आ रहे हैं। टिकट कट जाने के बाद वे लेबर उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पारंपरिक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए थे। इसके बाद स्टार्मर ने लेबर पार्टी से 40 साल पुराना नेता को निकाल दिया। स्टार्मर ने ऐलान किया कि अब उनके पुराने बॉस कॉर्बिन कभी पार्टी में वापस नहीं आने वाले। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्मर को अपनी विदेश नीति के कारण उन्हें अपनी ही पार्टी में आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद में इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई करी। जब इसकी आलोचना हुई तो स्टार्मर ने कहा था कि हमास को खात्मे तक इजराइल को जंग नहीं रोकनी चाहिए। उनके इस बयान को यहूदियों के समर्थन के रूप में देखा गया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह बोला गया कि जेरेमी कॉर्बिन की यहूदी विरोधी नीतियों के कारण यह समुदाय लेबर पार्टी के खिलाफ हो गया था। साल 2019 के चुनाव के दौरान कई यहूदी संगठनों ने कहा था कि अगर लेबर पार्टी जीत जाती है तो आधे यहूदी देश छोड़ देंगे। उस साल लेबर पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद लेबर पार्टी का नेता बनने के बाद कीर स्टार्मर ने यहूदियों की नाराजगी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करी। साल 2015 में जेरेमी कॉर्बिन जब लेबर पार्टी के नेता बने तब उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिन्हें भारतवंशियों ने पसंद नहीं किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। तब कॉर्बिन ने एक इमरजेंसी प्रस्ताव लाकर जिसमें कहा था कि कश्मीर के लोगों को खुद फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू वोटर्स उनसे नाराज हो गए और उन्हें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू वोटर से जुड़े संगठनों ने लेबर पार्टी को वोट ना देने की कसम खाई। साल 2019 में लेबर पार्टी को 1935 के बाद सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कॉर्बिन को पद से हटा दिया गया। इसके बाद जब 2020 में कीर स्टार्मर लेबर पार्टी के नेता बने तो उन्होंने हिंदू वोटर्स की नाराजगी खत्म करने की कोशिश करी और कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदला। उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म करने को भारतीय संसद का मुद्दा बताया। स्टार्मर ने कहा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान को अपने हिसाब से सुलझाना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर पार्टी के बदले स्टैंड का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मंदिरों के भी दौरे किए। हाल ही में उन्होंने चुनाव से महज 6 दिन पहले लंदन में एक मंदिर का दौरा किया था और मंदिर को करुणा का प्रतीक बताया था। कीर स्टार्मर भारत के साथ संबंध बेहतर करने के पक्षधर भी हैं। उन्होंने पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में भारत यूके संबंध को लेकर कहा कि उनकी लेबर सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास आप सभी के लिए एक साफ संदेश है, ये एक बदली हुई लेबर पार्टी है। स्टार्मर ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सीधे तौर पर लागू कर देंगे। क्या कहेंगे आप लोग ऋषि सुनक की इस हार के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।